अगर रील्स और सोशल मीडिया से फुर्सत मिल गई है तो चलो पढ़ लेते हैं। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएसएस क्लासेस क्लास 12। सो आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो 2, जिसमें आज हम करेंगे मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ये एक इंट्रोडक्शनल वीडियो के बाद का एक ये टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, आराम से एक बेसिक सा टॉपिक है। आराम से ये बेसिक से एक वीडियो रहेगी जिसमें बेसिक हम चीज़ें करेंगे। तो एक बेसिक का हम नाम ना लेते हुए चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले हम देख लेते हैं, आप लोगों को पता होगा कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर इज सब्सटेंसेस विच अलो द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे सब्सटेंस भाई जिनमें से करंट पास हो सकता है। ठीक है, सबको पता है ये चीज़। इसकी अब कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, कॉपर या फिर सिल्वर। ठीक है, ऐसे कुछ हमने एग्जांपल लीजिए जिससे हमें पता लग सकता है कि इसमें से हमें करंट लग सकता है। ठीक है, इसमें करंट पास होता है। और इंसुलेटर क्या होता है, इसका भी उल्टा, जिसमें ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें से करंट का पैसेज जो होता है वो फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, करंट फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं, जैसे रबड़ लगा लो। ठीक है, रबर, लेदर। ठीक है, ये कुछ ऐसे होते हैं जिनमें से करंट फ्लो नहीं कर पाता। ठीक है, क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स देख लेते हैं अब। इसके अब टाइप्स भी होते हैं वही कंडक्टर्स के। एक होता है मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी हम इसको बोलते होते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, पहले हम मेटेलिक कंडक्टर्स पढ़ लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे उसको। दीज आर मेटेलिक substances which allow the electricity to pass through them without undergoing any chemical change। भाई पता चल गया, सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है आपके सामने कि ऐसे मेटेलिक सब्सटेंसेस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास तो करेगी मगर बिना किसी केमिकल चेंज के, कोई भी केमिकल चेंज उसमें नहीं आना चाहिए जब इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही हो, उसमें फ्लो हो रही हो। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो अब आ जाते हैं मेटालिक कंडक्टेंस पे। एक तो मेटालिक कंडक्टर हो गया ना, अब इसकी प्रॉपर्टी होती है मेटालिक कंडक्टेंस। इसको अब देख लेते हैं। द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द मेटालिक कंडक्टर्स इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भाई हमें पता कि जहाँ पर चार्ज जाता है, जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास हमेशा करंट मूव करता है। ये हमें पता आराम से है ना। इन द मेटल एटम्स, ये तो पता चलेगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल इज कॉल्ड मेटालिक कंडक्टेंस। सही है, क्लियर हो गया, कोई यहाँ तक डाउट तो नहीं है। चलो, अब इनकी डिपेंडेंस देख लेते हैं कि ये अब डिपेंड किस किस पर करते हैं। द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, ये करते हैं भाई। मैं इनको आगे आपके सामने थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ। ठीक है, एक एक को करूँगा। द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, अब भाई ये इसका देख लेना। क्यों? क्योंकि देयरफॉर द ग्रेटर द नंबर ऑफ द आयंस ऑन द सोल्यूशन द ग्रेटर इज द कंडक्टेंस। भाई अब जितनी ज़्यादा क्या होगी हमारे पास आयंस होंगे, जितने ज़्यादा, मतलब कि स्ट्रक्चर और नेचर का बोला गया ना यहाँ पर, जितने ज़्यादा हमारे पास उसमें आयंस होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, वहाँ पर कंडक्टेंस वहाँ पर शो होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसा हमारे पास वहाँ पे नेचर होगा, जैसे अगर हमारे पास वहाँ पर नॉन मेटालिक नेचर है तो वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, अब ये बोलते हैं ना कि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास उसमें मूव करेंगे, किसी भी एक एटम्स में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मूव करेंगे उतनी हमारे पास कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसके पे भी एक डिपेंड करता है। ठीक, द डेंसिटी ऑफ द मेटल, अब भाई अब डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी, अब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसके इलेक्ट्रॉन्स कम मूव करेंगे, है ना, उसके कम वाइब्रेशन होंगी ना, तो उस पर भी कर हो सकता है ये डेंसिटी पर भी कि किस मेटल की डेंसिटी ज़्यादा है, किसकी कम है। ठीक है, और टेम्परेचर का इसका देख लो कि डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कंडक्टिविटी जो इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ करेगी किससे, इंक्रीज होगा जब टेम्परेचर में। ठीक, क्लियर हो गया। एक बार शुरू से देख लो, जिसने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं मारा स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर साथ साथ में अगर नोट कर रहे हो तो नोट करना काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अपने नोट्स अपने ही होते हैं भी। ठीक, क्लियर हो गया।
तो अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पर, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। हमने पहले में देख चुके हम, ठीक है, मेटालिक हमने देख लिया। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पर, ठीक। सो दीज आर सब्सटेंसेस विच अलो द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम इन देयर मोल्टन स्टेट्स और इन द फॉर्म ऑफ द एक्वस सोल्यूशन एंड अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन। पहले में हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज करते करते चलते हैं साथ में। हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल या फिर मेटालिक कंडक्टर्स में से इलेक्ट्रिसिटी तो पास करेगी, बट वो कोई भी उसमें केमिकल चेंज नहीं लाएगा, वो कोई भी केमिकल चेंज में नहीं जाएंगे, ना वो करेंगे, ठीक है। बट इसमें केमिकल डिकम्पोजिशन होगी, ठीक है, अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन। शुरुआत से पढ़ते हैं। दीज आर सब्सटेंसेस विच अलो इलेक्ट्रिसिटी इन पास थ्रू देम इन द मोल्टन स्टेट्स। भाई इसका ध्यान रखना, ना एयर ना ही किसमें, उसमें सॉलिड कह सकते हो, ठीक है। स्ट्रक्चर वाइज का ज़्यादा इसमें महत्व है ना। सो मोल्टन स्टेट्स में जो मतलब कि जो पानी जो कि मोल्टन स्टेट्स में होंगे ना, जो एक्वस में होंगे, जो कि एक्वस फॉर्म में होंगे, एक्वस सॉल्यूशन जैसे, ठीक है, वो उन्हीं के साथ इलेक्ट्रोलिटिक या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स काम करेंगे, उसी में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस भी हमारे पास पाई जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया। सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ठीक है, पता चल गया। इलेक्ट्रोलिटिक जो सोल्यूशन है, जब उसमें से जब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास किया जाएगा, उसी को हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कहेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। सर अब आ जाते हैं भाई, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारे पास क्वेश्चनों में एक वर्ड है हमारे पास, जो कि है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब भाई ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन द मोल्टन स्टेट और देयर एक्वस सॉल्यूशन। अब भाई नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। भाई इलेक्ट्रोलाइट अब क्या होते हैं? जो कि सिंपल सी बात है, आपको बता देता हूँ, इसको नोट्स में शामिल कर लेना। इलेक्ट्रोलाइट वो चीज़ होते हैं जो हमेशा पानी से रिलेटेड होंगे, मोल्टन स्टेट से हमारे पास रिलेटेड होंगे। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट आ गया तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास क्या हो जाएंगे, दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन द मोल्टन स्टेट और थ्रू देयर एक्वस सॉल्यूशन, ना कि एक्वस सॉल्यूशन में और ना ही मोल्टन स्टेट में। क्लियर हो गया, समझ आ गया यहाँ तक? सो इसके एक एग्जांपल है, बड़े फेमस हैं, जो कि हमारे पास शुगर और ग्लूकोज, ठीक है। क्लियर हो गया। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं, ये कोई इसमें शक नहीं है कि ये नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो शक में तो रहना ही नहीं है हमें, ठीक। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसके अब दो आगे पार्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का देख लेते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिसोशिएटेड इनटू आयंस और सोल्यूशन। अब ये देखो, जैसे NaCl है, मैंने एग्जांपल लिया ना, इसको मैं करके दिखाता हूँ। NaCl है, इसको हमने जब मतलब कि एक्वस सोल्यूशन में से पास आउट किया, ठीक है, तो ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया। तो ये कम्प्लीटली डिसोशिएट हो गया ना, इसमें हमें कोई भी शक होना नहीं चाहिए कि ये बिल्कुल डिसोशिएट नहीं हुआ, ये अलग अलग हो चुका है, ये डिसोशिएट हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही KCl, HCl और NaOH ऐसे ही हमारे पास होते हैं, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाए जाते हैं, ठीक है। सो यहीं पर आ जाते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट अब क्या होते हैं? द इलेक्ट्रोलाइट्स विच डू नॉट आयोनाइज कम्प्लीटली। अब ये होते हैं जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, जैसे CH3 और COOH का ही ले लो, ठीक है। अब ये देखना, जब हम इसको करेंगे तो ये CH3 और COOH में, क्योंकि ये तो एसिड होता है ना, तो ये इसमें हो जाएगा, बट ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं है। समझ आ गया? ये कम्प्लीटली आयनाइज कहीं से दिख रहा है? जैसे ये देखो, इसमें तो आयंस साफ दिख रहे थे ना हमें, बट इसमें कहीं पे आयंस दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे ना, तो मतलब कि ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं है, ठीक है। सो अब आ जाता है हम फैक्टर्स पे, जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ऑफ मतलब कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अभी तक पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, एक बार शुरू से देख लो, चैनल को
सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, दोबारा बोल रहा हूँ, और स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो अब हम आ जाते हैं हमारे अफेक्टिंग फैक्टर्स पर। पहले आ जाता है हमारे पास इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इंटर आयनिक अट्रैक्शन हमारे पास क्या होता है? दिस डिपेंड्स अपॉन द इंट्रैक्शन बिटवीन द आइंस ऑफ द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। अब भाई ये जो इंटर आयनिक अट्रैक्शंस होती है ना, ये हमारे पास किस पर डिपेंड करती हैं? सोल्यूट के पार्टिकल्स पर, ठीक है। किस पर डिपेंड करती है? हमारे पास सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स पर। इनको हम सोल्यूट इंट्रैक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये सोल्यूट और सोल्यूट के बीच में ही होती हैं। ठीक, क्लियर होगा? सिंपल सा भाई, जिसमें इंटर आयनिक होगी उसमें सोल्यूट होगी ही होगी। ठीक, इफ़ द सोल्यूट इंट्रैक्शन आर लार्ज, अगर इंट्रैक्शन अगर ज़्यादा हो जाती है, द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन विल बी लेस। तो डिसोसिएशन क्या होगी? हमारे पास लेस होगी। ये यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है 1-2 मार्क्स में, तो इसको ध्यान से नोट्स में अपने शामिल कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आए थे हम सोल्वेशन ऑफ आइंस पर। ठीक है, दिस डिपेंड्स अपॉन द इंट्रैक्शन बिटवीन द आइंस ऑफ द सोल्यूट एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट। अब भाई इसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। ठीक, क्योंकि इसमें क्या, एक बार दोबारा पढ़ लो, दिस डिपेंड्स अपॉन द इंट्रैक्शन बिटवीन आइंस ऑफ सोल्यूट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसीलिए हम इसको सोल्यूट और सॉल्वेंट इंट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। लास्ट आया था हमारे पास विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या होती है? अब हमने क्या देख लिया? ऊपर सोल्यूट इंट्रैक्शन देख ली हमने, उसके बाद सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन देख ली। हमारे पास लास्ट क्या बचती है? हमारे पास सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, जो कि होती है हमारे पास किस में? द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, ये डिपेंड किस में कर? द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। ठीक है, द लार्जर द सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, लार्जर विल बी द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जितनी ज़्यादा सॉल्वेंट इंट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट भी होगा। ठीक है, ठीक। तो अब इसमें आ जाते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस और कंडक्टर पर। हमने मेटालिक यहाँ तक हमारा ख़त्म हो चुका है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में हमारे पास बेसिक से आज मैं आपको 1-2 टर्म्स करवाऊंगा जो कि आपको पहले से आती हैं। तो एक है हमारे पास ओम्स लॉ भाई किसको नहीं आता? ठीक है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसमें, तब मैंने आपको लिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसका हमारे पास क्या होता है? V=IR होता है ना, जो कि R हमारे पास होता है रेजिस्टेंस, जो कि हमारे पास काम करता है एज अ कांस्टेंट। ठीक, क्लियर हो गया? आ जाते हैं हम रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस क्या होती है? इट मेजर्स द ऑब्स्ट्रक्शंस, जो भी दुविधा आएंगी करंट फ्लो होने में, उन्हीं को हम रेजिस्टेंस का नाम दे देंगे। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, और इन्वर्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एरिया के। ठीक है, अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी जब हमको हटाएंगे ना, इसको साइन को, तो जब हमेशा हमें पता है कि जब हमारे पास इक्वल आता है तो हमारे पास कोई ना कोई वहाँ पर एक कांस्टेंट रेडी रहता है। तो इसे ही हम कहते हैं, ये हमारे पास यहाँ का कांस्टेंट है, जिसे हम रेजिस्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जिसने मैं अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्लैपिंग करो अपने लिए। तो यहाँ तक था आपका ये वाला पार्ट। बस अब लास्ट के 2-3 पॉइंट्स हैं, बाकी फिर वीडियो ख़त्म है, फिर पाँव में चल जाना। अभी बस रुक जाओ, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओ। रेजिस्टिविटी देख लो। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है? द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ आयन ऑफ 1 सेंटीमीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड हैविंग एरिया क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन पता लग गई। अब ये क्या होता है? जैसे ये था ना हमारे पास R=ρ(L/A), तो अब रो को एक साइड छोड़ोगे तो A हमारे पास किस साइड चल जाएगा? यहाँ पर, और L जाएगा हमारे पास
नीचे। ठीक है, ये जब जाएगा तो हमारे पास कुछ ये बनकर रेडी हो जाएगा। और इसकी जो यूनिट होती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट हमें सबको पता होनी चाहिए, जो कि होती है ओम सेंटीमीटर। भाई यूनिट लर्न करके जाना, तब कभी भी अगर पेपर होंगे, अब या आपके मंथली पेपर भी अगर चल रहे होंगे तो उसमें यूनिट्स लर्न करके जरूर जाना, क्योंकि उसके हाफ या फिर 1 मार्क्स उसमें होते ही करते हैं अगर आप नहीं लिखोगे तो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कंडक्टेंस। भाई रेजिस्टेंस होती है ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये होता है कंडक्टेंस होती है उसके इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और अगर कंडक्टिविटी अगर लगा लो तो वो होती है इन्वर्स किसके, रेजिस्टिविटी की। सो जो कंडक्टेंस को जो हम डिनोट करते हैं वो करते हैं हम जी से। ठीक है, ये होती है हमारे पास कंडक्टेंस और ये होती है हमारे पास रेजिस्टेंस। ठीक है, सो कंडक्टेंस जो होती है हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेजिस्टेंस के। और इसका जो फॉर्मूला होता है ये देखना, जिसका जो एसआई यूनिट होती है किसकी, रेजिस्टेंस की, वो होती है ओम। अब इसी को बिल्कुल उल्टा कर दो, एम को आगे ले जाओ, एच को आगे ले जाओ, तो ये बन जाएगा हमारे पास मोहू। पता नहीं इनके अपने कॉन्सेप्ट है, बट ये हमें लर्न करना पड़ेगा। लर्न कब करना पड़ेगा, ओम को ही उल्टा करना है, तो ये हमारे पास इजी हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाती है कंडक्टेंस की एसआई यूनिट। ठीक है, इसको हम साइमन अब इसकी है। ठीक है, साइमन इसके, साइमन का देख लो। जो कंडक्टिविटी होती है इसको हम डिनोट करते हैं किससे, कप्पा से। ठीक है, ये जो के दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम कप्पा। इसको क्या बोलते हैं हम, कप्पा। तो ये अब किसके इक्वल होती है, ये होता है हमारे पास रो का देख लेना। ठीक है, द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड हैविंग 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसी को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। इसकी क्या होती है, ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। सो यहीं तक था हमारा। ठीक, क्लियर हो गया। सो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो आने वाला वो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर आने वाला, और उसके ऊपर हम थोड़े 1-2 क्वेश्चन भी ट्राई करने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।